गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम बीएड प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं वृद्धि विकास के अंतर्गत में प्रथम यूनिट जो चल रही है बाल विकास की अवधारणा, उसके अंतर्गत में आज हम वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम कल की जो क्लास हुई थी उसमें बाल विकास की उपयोगिता एवं महत्व के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अभी तक हमने बाल विकास की अवधारणा, उसकी प्रकृति, उसके महत्व और उसकी के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। इसके साथ में बाल विकास की अवधारणा की अवस्थाओं के बारे में भी अपन ने बारी बारी से तीनों अवस्थाओं के बारे में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में संक्षेप में अध्ययन किया। इसी के साथ में हमने अधिगम और वृद्धि में क्या अंतर होता है और उनमें क्या समानताएं होती है उसके बारे में भी अध्ययन किया है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है वंशानुक्रम और वातावरण। देखिए कि समस्त प्राणियों में मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है, ठीक है ना। और मानव को सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि उसमें इतनी अधिक विशेषताएं होती है कि वह अकल्पनीय कार्य यानी कभी सोच नहीं सकते वैसे कार्य करने में वह सक्षम होता है और वह उन कार्यों को भी कर सकता है। इसलिए मानव को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और छात्र में उत्पन्न विशेषताओं के लिए उसके माता पिता को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। उसके साथ में वातावरण, जैसे टीचर का भी बड़ा योगदान है, बल्कि उसके संबंधियों का, उनके मित्रों का और आसपास के वातावरण का भी बहुत प्रभाव होता है। लेकिन हम यहाँ केवल वंशानुक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें माता पिता इसका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। उनके वंशानुक्रम के अनुसार चाहे उसके बोलने का तरीका हो, चाहे काम करने का तरीका हो या उसके विचारों का जो हो, वह अपने माता पिता के अनुसार ही होता है। वह वंश के अनुसार माता पिता से उनकी संतान में और उनके संतान से उनकी संतान में हस्तांतरित होती रहती है और ये उनके सगे संबंधियों में होता रहता है। इसी क्रम में रूथ बैडेक ने एक परिभाषा दी थी। अब वंशानुक्रम कहते हैं कैसे हैं? वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों को ही वंशानुक्रम कहा जाता है। वंशानुक्रम माता पिता से प्राप्त गुणों, जो संतान को गुण प्राप्त होते हैं, वह वंशानुक्रम के नाम से जाने जाते हैं। रूथ बैडेक ने एक परिभाषा दी थी, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये किसने कहा था? बैडेक। इसके अलावा जीन्स बर्ड ने कहा था कि प्रकृति में पीढ़ी दर पीढ़ी को प्रत्येक कार्य को माता व पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार से विशेषताओं के संगठित स्थानांतरण को वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ गुणों का स्थानांतरण होता है, तो वह क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है, जीन्स बर्ड के अनुसार। अब इन वंशानुक्रम की रचना किस प्रकार होती है? पहला है संयुक्त कोश। संयुक्त कोश में बताया गया है कि ये गाढ़े एवं तरल पदार्थ है जिसको साइटोप्लाज्म का बना होता है और इसके अंदर गुणसूत्र सुरक्षित होते हैं, ठीक है ना। अब गुणसूत्र आया है तो दूसरा बिंदु आता है गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिकाओं के नाभिक में डोरों के समान जो रचना पाई जाती है
उसको हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ये क्रोमोसोम गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में होते हैं और मानव में ये एक संयुक्त रूप से संयुक्त कोश में पाए जाते हैं और ये 23 जोड़े में पाए जाते हैं। तो ये कितने पाए जाते हैं? 23 पाए जाते हैं। फिर आता है पैतृक यानी जिन्स। पितृक ये एक गुणसूत्र के अंतर्गत वंशानुक्रम के अनेक निश्चितात्मक तत्व पाए जाते हैं जिनको जिन्स कहा जाता है, जिन कहा जाता है, और इन जिन के कारण ही उस पैतृक गुणों का आदान प्रदान होता है। तो ये इनकी रचना है। सबसे पहले संयुक्त कोश होता है, उसके अंतर्गत गुणसूत्र होता है और उसके अंतर्गत पैतृक होता है। फिर आता है वंशानुक्रम के नियम। वंशानुक्रम के नियम समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, संयोग का नियम, चयनित गुणों का नियम और मातृ पितृ पक्षों का नियम। ये सारे नियमों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। समानता का नियम, पहला नियम, माता पिता के समान ही गुणों में समानता होती है, तो यह समानता का नियम कहलाता है। इसमें बालक की शारीरिक रचना, मानसिक संरचना और ये सारी समान रूप से पाया जाता है, तो उसको हम समानता का नियम कहता है। और इस नियम के जो जनक हैं वह सोरेनसन है। इसके जनक कौन है? सोरेनसन। ठीक है ना, सोरेनसन ने इसका प्रतिपादन किया था। दूसरा आता है भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत नियम वह नियम है जिसके आधार पर माता पिता से कुछ उनमें अलग गुण पाए जाते हैं, उसको हम भिन्नता का सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है। जैसे कि माता पिता बौने कद के हैं और बच्चे की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, या पिता की और माता की लंबाई ज़्यादा है और बच्चे बौने होते हैं, तो ये भिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार बुद्धि के हिसाब से भी उसको डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो ये भिन्नता का जो नियम है, यह नियम डार्विन ने दिया था। फिर तीसरा आता है प्रत्यागमन का नियम। अब प्रत्यागमन का नियम में यह है कि बालक अपने माता पिता के कार्यों का अनुसरण करता है। वह उनके किए गए कार्यों का अनुसरण करके वह उन कार्यों को करने का प्रयास करता है। फिर संयोग का नियम, इसके अंतर्गत बालक अपने दादा पिता को नहीं जाता है, अपने दादा को चला जाता है, तो उसमें दादा के कुछ गुणों का समावेश हो जाता है, कुछ उसके पिताजी के गुणों का समावेश होता है, कुछ उसके नाना जी के गुणों का समावेश होता है। तो ये संयोग का नियम कहलाता है। फिर चयनित गुणों का नियम, इसमें बालक में कुछ नियम गुण ऐसे होते हैं जो उसके दादा में, पिताजी में और नाना में समान रूप से पाए जाते हैं। इसमें जैसे कि बड़ों का आदर सम्मान करना, किस प्रकार विनम्रता है और ईमानदारी है, ये सारे सामान्य गुण हैं जो चयनित गुणों के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ में ही मातृ पितृ पक्षों का नियम, अब कुछ गुण माता से और कुछ गुण पिता से आता है। अब देखिए, अब पिता से जो पिता की जो परिवार है, दादा, चाचा, बड़े पापा या दादा और परदादा, तो उनसे ये नियम उनको गुणों को प्राप्त करता है। इसी प्रकार वह माता की पिताजी, उनके दादाजी और उनके दादाजी, इस प्रकार वह अपने भाइयों और उनसे इनकी जो सामान्य नियम आते हैं उन पक्षों का प्रतिपादन होता है। तो ये वंशानुक्रम के मुख्य रूप से 6 नियम हैं। समानता का नियम, भिन्नता का नियम,
प्रत्यागमन का नियम, संयोग का नियम और चयनित गुणों का नियम और मातृ पितृ पक्षों का नियम। इसके साथ में ही बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है? पहली बात, बालक के विकास पर वंशानुक्रम का बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। पहला है स्वभाव पर। मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ तो मेरे जो बालक है उसका भी स्वभाव उसी प्रकार का होगा, ठीक है ना। तो पिता का, दादा का जिस प्रकार का स्वभाव होगा उस प्रकार का स्वभाव बालक का 80 से 90% तक उसमें पाया जाएगा। फिर शारीरिक लक्षणों का सिद्धांत का प्रभाव क्या होता है? शारीरिक लक्षणों का प्रभाव ये होता है कि दादा की लंबाई भी खूब है, पिताजी की लंबाई भी खूब है, लेकिन जो उनका संतान भी है उसकी लंबाई भी हो सकता है 90% तक उनकी लंबाई भी अधिक ही होगी। ये शारीरिक लक्षणों का प्रभाव होता है। फिर नेक्स्ट आता है व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव। उसके पिताजी किराने की दुकान चलाते हैं तो वह कैलकुलेशन में या अपनी बात करने के तरीके, अपने जो ग्राहक होता है उनको कन्विंस करने के तरीके उनमें बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। उनको तो अनुभव से हो जाता है, लेकिन बालक के अंदर भी धीरे धीरे वो गुणों का विकास हो जाता है। फिर सामाजिक स्थिति पे प्रभाव। सामाजिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति सही है तो बालक का विकास अच्छा होगा, क्योंकि वरना क्या कहेंगे कि ये किसका बच्चा है? भाई नारायण जी का बच्चा है, ठीक है ना, शंकर लाल जी का बच्चा है। ओ शंकर लाल जी तो कुछ करते ही नहीं है, क्या करेंगे, ये क्या कर लेगा। और यदि उनकी सामाजिक स्थिति अच्छी है तो उनका पॉजिटिव उस पर प्रभाव पड़ता है। फिर जिस प्रकार की माता पिता की बुद्धि सामान्य है तो बालक की बुद्धि भी 90% सामान्य रहने की संभावना रहती है। और यदि उनकी बुद्धि तीव्र है तो उनकी बुद्धि तीव्र हो सकती है। तो आज हमने वंशानुक्रम के बारे में अध्ययन किया। वंशानुक्रम का अर्थ, परिभाषा और उसकी रचना और नियम और उसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया है। अब अगली नेक्स्ट क्लास में हम वंशानुक्रम के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या सिद्धांत दिए उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस महामारी से में आप सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप खुद मास्क पहनें, 2 गज की दूरी रखें और बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज करें और अपने परिवार के सदस्यों को आप खुद जाकर, जहाँ कोविड सेंटर है या जहाँ पर आपके टीकाकरण, क्योंकि अभी वर्तमान में 18 से ऊपर के सभी लोगों के टीकाकरण का अभियान चल रहा है, तो आप सब अधिक से अधिक इस संख्या में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो आईडी बता रखी है वेबसाइट covid.in पर, गवर्नमेंट इन पे उस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें और स्लॉट बुक करके अपने उससे पास के सेंटर को चयन करके उस पर जिस दिनांक का आपका अपॉइंटमेंट आता है वहाँ पर जाकर आप अपना टीकाकरण करें और अधिक से अधिक टीकाकरण के लिए अपने आप को तैयार रहना है। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसका ये अभी सेकंड स्टेप चल रही है, कोरोना की सेकंड लहर चल रही है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इसकी तीसरी लहर सितंबर अक्टूबर में आ जाएगी। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को सबको बचा सकें। इसके लिए हमें सरकार के जो निर्देश हैं, जो नियम बना रखे हैं,
उनका हम पालन करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।